सॉल्व कर रहे हैं, टेल मी इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा? गुड इवनिंग भूवी। मनस्वी, नो बेटा, दिस नॉट द राइट वन। ट्राई अगेन, करो, ट्राई करो, कोशिश करो। वो माउंटेन में मैन था ना, दशरथ मांझी, कोशिश करते करते उसने पहाड़ में से सड़क निकाल दी थी। तुम भी इस क्वेश्चन में से सड़क निकाल डालो, सुरंग बना डालो, जल्दी से करो, देखो बनेगी बात। एनी अदर? यहां बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ओके, नाउ लेट मी सी। ओके, डन। प्रभु, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में एरर है, जो सबसे लास्ट में है ना, लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट, इसमें एरर है। इसको ठीक, मतलब एरर है तो फिर तो गलत हो ही गया, है ना? तो ठीक करके बताओ। टाइप, ओके। प्रांजल, स्टिल एरर इज देयर, कई जगह एरर है बेटा, एरर है। अब उस एरर को रिमूव करना है आपको। गुड इवनिंग शिवम। शिवम, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जो कल होमवर्क में दिया था। दिखा दो अपने जौहर, छा जाओ बादलों की तरह, एकदम से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ो और इस क्वेश्चन का जवाब दे डालो। ये कल होमवर्क में दिया था मैंने ये नहीं कहा था कि घर का काम करना है, मैंने कहा था घर में ये काम करना है। अब तक तो सब बच्चों के पास ये लिखा होना चाहिए था, जैसे क्लास ऑन होती कॉपी पेस्ट। कमाल। एटॉमिक साइज में अरेंज करो, फिर एटॉमिक साइज में पहला फैक्टर बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, उसके हिसाब से अरेंज करो। और फिर मैंने सिखाया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है, उसके विद रिस्पेक्ट आपको जवाब देना है, तब जाके हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। ये ध्यान रखो। कॉन्फ़िगरेशन 282, दिस इज 283, दिस इज 284, 285, 286, 287, 288, ये सभी का कॉन्फ़िगरेशन है। और इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उत्सव, सोडियम आई डोंट थिंक कि यहां दिया गया है आपको। आपने सोडियम तो लिखा है, बट सोडियम तो मैंने दिया ही नहीं है। नो मधुर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर बच्चे, ये तो करेक्ट आंसर से बहुत दूर है। हार्दिक, यस, दिस इज द करेक्ट वन, वी कैन से इज द राइट आंसर। हार्दिक का जवाब सही। देखो, सबसे पहले एटॉमिक साइज में अरेंज करना, तो हम जानते हैं कि शुभम बहुत बड़ी चीज है, ये सिर्फ तीन छोटी सी बात से बात नहीं बनेगी। एटॉमिक साइज में हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा। तो साइज के विद रिस्पेक्ट अगर मुझे अरेंज करना हो, सो आई कैन से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखो ध्यान रखो, ये मेथड रफ में यूज करना है और फाइनल में सिर्फ जवाब बताना है। वैसे तो हम जानते हैं कि नोबल गैस का साइज ग्रुप 17 से बड़ा होता है, लेकिन अगर मैं उसको यहां पर डायरेक्ट मेंशन कर देता हूं तो हो सकता है कंसेप्ट टूट जाए। तो ये रफ में बताने के लिए है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर बताना होता है। तो यहां पर भी देखो, क्या जवाब? शुभम भी सोडियम लेके आ गया। शुभम, सोडियम कहां है बच्चा? दूरबीन लगा के देखो, इस न्यूमेरिकल में कहीं Na है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। और अब देखो एटॉमिक साइज में अरेंज हो गया, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी की एक्सपेक्टेड ऑर्डर, यानी जो पहला फैक्टर बताया था उसके विद रिस्पेक्ट आप लिखेंगे, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये पहले फैक्टर के विद रिस्पेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये हमारे पास जवाब आएगा इस तरह से।
कौशल एरर है, चेक करना। और फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, एक्चुअल ऑर्डर, जहां कॉन्फ़िगरेशन को हमें ध्यान में रखना था। मैंने ये कहा था, जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी नेबर्स से ज़्यादा होगी, नेबर्स से ज़्यादा। देखो, अगर कमांड को सही नहीं पकड़ोगे, तो फिर बैटल हार जाओगे। कमांड को सही ढंग से पकड़ो। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे, तो आप पाएँगे मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका। फास्फोरस का कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन, यानी ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 18, इसके एलिमेंट का कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और फिर मैंने कहा था, जिनका कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी नेबर से ज़्यादा, दोनों नेबर से ज़्यादा। जिनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, यानी मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमीनियम से ज़्यादा, फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा, आर्गन की तो है ही ज़्यादा। तो ये होगा फाइनल ऑर्डर। हमारे पास फाइनल ऑर्डर इस तरह से बन के आएगा। भुवी का जवाब सही है। ये हमारा फाइनल ऑर्डर यहाँ पर बनेगा। अब देखो, प्रैक्टिस में अगर गलती करोगे, तो खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जल्दी ही आ रहे हैं। लेकिन अगर बताई गई बातों से आप इसको ध्यान में रखो, कल मैंने कहा कल ही कल में इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए था, शायद एरर नहीं आती। अब जरा आगे बढ़ो। अब आपके एग्जाम में कुछ फेमस क्वेश्चन हैं। विच आउट ऑफ सोडियम, which out of sodium and magnesium possess high IE1 and IE2? ये बहुत फेमस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं कि IE1, IE2, आपको इनको अरेंज करना है, किसमें IE1 ज्यादा, किसमें IE2। 1 मिनट का समय देता हूं, जो बच्चा जवाब बता सकता है बताए, वरना मैं एक्सप्लेन करता हूं। हार्दिक कुछ पूछ रहा है? ओके, क्या पूछ रहा है हार्दिक? अगर आप आर्गन को बड़े साइज का लोगे तो भी जवाब यही आएगा, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उसका सेम ही रहेगा। तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि कई बच्चे इस बात को जल्दी से समझ जाते हैं, कई नहीं समझ पाते। तो आप जो भी इसमें करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से जवाब ठीक आएगा। मुकुल, आपने ये तो लिखा ही नहीं कि IE1 के लिए है, IE2 के लिए है। यहां मैं देख सकता हूं, सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसे IE1 कहा जाएगा। मैग्नीशियम आपके पास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसे IE1 कहा जाएगा। तो यहां सबसे पहले IE1 का जवाब देना है। ओके, लेट मी चेक। और बच्चों ने जवाब दिए। उत्सव, ठीक है बेटा, पहले का जवाब, आपके दोनों जवाब सही हैं। कौशल के भी दोनों जवाब सही। मुकुल ठीक है। ओके, नाउ भुवी ठीक है। और आगे शुभम, ओके, एंड सोडियम हैज हायर, ओके ठीक है। हार्दिक करेक्ट, मनस्वी करेक्ट। प्रांजल, चेक इट अगेन बेटा, ध्यान से देखो, देखो हमेशा ध्यान से। आप चाहे साइज से कंपेयर कर लो, लेकिन मैंने कहा कि जो जवाब होता है वो कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल। प्रभु, मुझे आपका पहला आंसर नहीं दिख रहा, लेट मी सी, ऊपर चला गया। ओके, प्रभु आपने ये नहीं लिखा कि हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर, बाद में ठीक है, सेकंड वाला तो आपने लिखा है बढ़िया हिसाब से। मुकुल का भी ठीक आ गया और मनस्वी भी ठीक है, प्रांजल ठीक है, और भुवी ने जो रीजन भी दिया है वो भी रीजन करेक्ट है। दिस इज द राइट वन, वेरी गुड। तो देखो, जैसे मैं ये सामने बता रहा हूं आपको कि आपके पास मैग्नीशियम है और सोडियम है। अब सीधी सी बात है भाई, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना मुश्किल होगा।
अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जरा सोडियम में देखो, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड और मैग्नीशियम में बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड सब शेल में से निकाला जा रहा है। फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड के कंपैरिजन में। सो वी कैन से, क्योंकि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड सब शेल में से निकाला जा रहा है, सो वी कैन से IE1 of magnesium is greater than IE1 of sodium due to completely filled 3s subshell of magnesium मैग्नीशियम में कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है, तो उसमें से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, मैग्नीशियम का भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने है। अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है IE2, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है IE2। अब खुद बताओ, जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है, 3s1 हाफ फिल्ड है, तो क्योंकि 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है, सो वी कैन से सेकेंड इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकालना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, और रीजन वही, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड सब शेल इन केस ऑफ सोडियम, और इस वजह से उसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये जवाब बनेगा। ये क्वेश्चन चैप्टर एस ब्लॉक में भी पूछा जाता है, पी ब्लॉक में भी पूछा जाता है, और यहां पर इस चैप्टर में पी ब्लॉक में देखा नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर ये क्वेश्चन आता है, इसको तैयार करना। एक और क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन possess high IE2 and Y? एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास है, क्वेश्चन आपके सामने है, खुद पढ़ो और फिर उसी हिसाब से जल्दी से मुझे जवाब दो। कुछ पूछना हो बेशक से आप मुझसे पूछ लो, भाई आपको आंसर सॉल्व करना है, बीच में कुछ पूछना है बेशक से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, भुवी आंसर ठीक है, मधुर का जवाब भी बिल्कुल सही है, प्रांजल इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट, कौशल ठीक है, करेक्ट बेटा। और देखो, अगर एक पहली चीज समझ में आ जाए ना, फिर अपने आप हो जाती है। प्रभु जो आपसे पूछा है बेटा उसी के जवाब दो ना। आपसे IE1 तो पूछा ही नहीं है प्रभु, है ना। IE2 पूछा है आपसे, तो IE2 का जवाब दो। मनस्वी ठीक है, हाँ भुवी रीजन करेक्ट। शुभम नो बेटा, IE2 पूछा है शुभम, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में आ जाता है, तो आपकी उम्र के बच्चों को, मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा कि कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन जरूर पढ़ो। जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं रीड कर पाते। हार्दिक जवाब ठीक है, उत्सव नो, दिस इज नॉट द आंसर। अगेन में भी हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ने में उत्सव ने गलती कर दी हो। IE2 पूछा है, भूलो नहीं। प्रभु का जवाब ठीक है, मनस्वी ठीक है, हाँ उत्सव जल्दी से कर दे बेटा। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाएगा तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, पहला इलेक्ट्रॉन IE1, जिससे ये नाइट्रोजन +1 1s2 2s2 2p2, दूसरा इलेक्ट्रॉन IE2, ऐसे ही ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला IE1 and the configuration will be 2p3 and we need to find out for the IE2। तो अब आप देख सकते हो IE2 कहाँ है। अगर IE2 कहाँ है तो इतने पोर्शन पे कंसंट्रेट करना है, इतने पे ध्यान रखना है। IE1 कहते तो नो डाउट वो नाइट्रोजन की ज्यादा थी,
लेकिन IE2 उसके लिए देखो किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, O+1 2p3 completely half filled, so we can see IE2 of oxygen is greater than IE2 of nitrogen, और रीजन भी लिखो, ड्यू टू completely half filled 2p subshell 2p subshell in O+1, रीजन भी साथ में लिखोगे तो जवाब बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरीके से आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से याद करो, कहीं भी किसी भी तरह की गलती ना करो। चलो द नेक्स्ट वन, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी और सबसे कम किसकी, ये भी बताओ। जैसे मैंने साइज में ही पूछा था ना आपसे, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बता दो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट में और सबसे कम किस एलिमेंट में, क्योंकि ये भी साथ साथ याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मधुर ठीक है, प्रांजल नो बेटा, मधुर के दोनों जवाब सही हैं, करेक्ट। मनस्वी पहला जवाब सही है, दूसरा गलत है। हार्दिक दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं। शुभम करेक्ट, सही जवाब है। उत्सव क्वेश्चन ये है बेटा कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की है पीरियोडिक टेबल में। मुकुल आपने जीए को हटा दो, सिर्फ हीलियम ठीक है। कौशल सब जवाब सही हैं। शुभम का ये जवाब ठीक है। प्रभु लिथियम इज नॉट द करेक्ट वन, अदर वन इज करेक्ट, लिथियम को ठीक करें। प्रांजल सही जवाब है। अब जो आपने लिखा है ना दैट इज द करेक्ट वन, इसको हम करेक्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की और सबसे कम सीजियम की। हीलियम एंड सीजियम, इस बात को ध्यान रखना, हीलियम एंड सीजियम, इनको यहां पर ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ो फटाफट, अगले टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों को एक जैसे से मान के सॉल्व करो। मैं मीनिंग दोनों का बताऊंगा आपको, लेकिन बुक में जब पढ़ते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिस तरह से दिया जाता है वो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए पढ़ो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अरेंज करने को आ जाए तो इसी मेथड को लेते हुए अरेंज कर दो। यानी एक साथ ही दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो चीजों के बारे में जान रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। अब मैं कहता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल्स में इतना मायने नहीं रखती जितना नॉन मेटल्स में। क्या कोई बच्चा जवाब देगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल्स में इतना मीनिंग नहीं रखती जितना कि ये नॉन मेटल में अपना मीनिंग रखती है? आखिर ऐसा क्यों? एनी ऑफ यू क्या जवाब दे पाएंगे? तो थोड़ा सोचने की बात है बस। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज नो सिग्निफिकेंस। व्हाई? व्हाई दैट इज सो? डेफिनेशन सामने है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन, मेरा जवाब तो ये कि भाई मेटल में सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। प्रांजल ओके, प्रांजल ये तो ठीक है आपने लिखा, बस ये कहेंगे मेटल में सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है। मधुर, मेटल में सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है? हार्दिक, use the term metal, not the non-metal. I'm asking why it has no significance in case of metal. Okay, Manasvi the right one, Pranjal correct, शुभम करेक्ट, सही जवाब है। ये होना चाहिए ना। देखो आंसरिंग इज ऑल्सो एन आर्ट।
आंसर आप किस तरह से लिखते हैं ये एक आर्ट होती है। कई बार पता हमें सब कुछ होता है लेकिन नंबर नहीं आते क्योंकि आंसरिंग का मेथड गलत होता है। अ, प्रभु ठीक है। देखो सीधी-सी बात है। कोमल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम क्या कर ठीक है, अब आप आगे पढ़ें। कौशल मेटल पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है? सोडियम अगर न्यूट्रल है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज कब होगा? मुकुल अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली। मधुर हाँ ठीक है। देखो सीधी सी बात है भाई, मेटल्स और नॉन मेटल की बेसिक डेफिनेशन क्या है? मेटल की बेसिक डेफिनेशन है कि ऐसा एलिमेंट विच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन and non-metal has the tendency to gain electron. So we can say कि मेटल्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वहां पर कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता। सो यू कैन राइट, मतलब इसका जवाब अगर लिखा कोई पूछे, बिकॉज मेटल हैज द टेंडेंसी to lose the electron, hence the concept of electron affinity has less significance in case of metal। ये आप यहां पर कह सकते हो। अब जैसे देखो, एक एलिमेंट X है, ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो मैं यहीं पर इसके साथ में लिख दूं कि लेट इट गेन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 कहा जाएगा। और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से पहचाना जाएगा। तो जब एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितनी आसानी से गेन करता है उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को समझना। अब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है, उस दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज जरूर होता है, हीट चेंज जरूर होता है। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस दौरान कोई हीट चेंज होता है, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से पहचाना जाता है। तो अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट इज द हीट चेंज व्हेन a species gains electron। हीट चेंज, ये हीट चेंज है। इट इज द हीट चेंज व्हेन अ मैटर अ एलिमेंट और आयन, तो मैं कहता हूं व्हेन अ स्पीसीज गेन इलेक्ट्रॉन, इस दौरान होने वाले हीट चेंज को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाएगा। अब सीधी सी बात है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी कम एनर्जी बाहर निकलेगी। तो एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी अरेंज करना आए तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मेथड यूज करेंगे और आप उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी अरेंज कर देंगे। इस पॉइंट को यहां पर समझना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ अमाउंट ऑफ हीट चेंज। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट बाहर निकले, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने का मतलब हीट एब्जॉर्ब होना। और हीट एब्जॉर्ब कब होती है? जब कोई एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है या कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्वेश्चन आएगा कि भाई इनमें से कहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, कहां पॉजिटिव होगी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, डेल्टा एच नेगेटिव हीट रिलीज, डेल्टा एच पॉजिटिव हीट एब्जॉर्ब। तो अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब। और किस किस केस में? ये दो केस याद रखना। वन, अगर कोई एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। टू, अगर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होने का मतलब हीट रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज। और इनके अलावा जो भी केस होगा, एनायन के अलावा, एनायन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अलावा जो भी केस होगा, वहां पर ये वैल्यू हमेशा
नेगेटिव होगी, इसको ऐसे ध्यान रखना। नाउ लेट, मेरा क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एच, साइन ऑफ डेल्टा एच इजी इन फॉलोइंग्स। अब ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन से आप जरा मुझे जल्दी से बताओ, इन केसेस में क्या सिंबल रहेगा, डेल्टा ईजीएच का क्या सिंबल रहेगा। चार्ज सबसे पहले देखना है, कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद देखना है। पहले आपको चार्ज देखना है। ये चार चीजें हैं। अब यहां सिंबल लिख दो कि भाई डेल्टा एच जी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी। ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी है मैंने आपको कि भाई यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब इनको देखो, चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का तो एनायन वो तो हमेशा पॉजिटिव, और चार्ज अगर पॉजिटिव है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। इस बात को समझ, पहला नेगेटिव, ओके, थर्ड, ओके, ठीक है, कौशल के जवाब सही हैं। ओके, मधुर के जवाब सही हैं, भुवी का पहला आंसर सही। प्रांजल, आप फर्स्ट का जवाब एक बार चेक करो बेटा, फर्स्ट का आंसर चेक करो, बाकी तीन ठीक है। भुवी सेकंड का जवाब सही है। प्रभु ठीक है पहला आंसर। मनस्वी तीन आंसर हैं, तीनों ठीक हैं। हार्दिक ठीक है, भुवी ठीक है, प्रांजल पहला सही है। अब आपके सारे सही हो गए। भावना करेक्ट, प्रभु ठीक है, भुवी ठीक है, जवाब ठीक है। बस ये बात देखनी है, पहले चार्ज देखो। अगर चार्ज नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू नेगेटिव है, इससे याद हो जाएगा। हाँ, भुवी ठीक है, मुकुल सेकंड नेगेटिव। मुकुल सेकंड का जवाब नेगेटिव नहीं होगा बेटा, ध्यान से करो। देखो पहले वाले को देखो, मैंने कहा कि एनायन और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन ना तो एनायन है और ना ही इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इस पे साइन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, ठीक है, मन से भी चेक करना बेटा। अब अगला है O-1, इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब यानी एनायन है, अगर एनायन है तो ये पॉजिटिव होगा। तीसरा O पॉजिटिव। अब इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, O पॉजिटिव है ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p3। बच्चे इसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चार्ज हैज मोर प्रायोरिटी ओवर कॉन्फ़िगरेशन। पहले चार्ज को देखो। ओके मनस्वी, चार्ज यहां पर पॉजिटिव है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव है। नियॉन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू यहां पर होगी, इस बात को समझना। द नेक्स्ट वन, वाई डेल्टा HEG2 इज पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी एलिमेंट के लिए, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए यहां पर आपको कहा गया प्रांजल, हाँ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड या ऑक्टेट, ये मतलब होता है। अब आपसे कहा गया कि किसी भी एलिमेंट के लिए, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब न्यूट्रल, डेल्टा HEG2 हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? जवाब आप सभी बच्चे अपने आप समझ लेंगे। अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो कॉन्फ़िगरेशन है। तो फर्स्ट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, अगर कोई केस दिया जाएगा तो हम बता सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन,
तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, एलिमेंट पे चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन, और जब नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा तो ये ऐड नहीं होगा। अगर ये ऐड नहीं होगा तो हमें जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा, और जबरदस्ती ऐड करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, प्रांजल ने जवाब ठीक दिया है, कौशल भी ठीक है, भुवी का जवाब भी बिल्कुल सही, ये करेक्ट आंसर है। सो आपका आंसर क्या बनेगा? बिकॉज आफ्टर द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज। प्रभु मैंने आपको कहा बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज। So incoming electron feels repulsion from negative charge. After gain of one electron, atom acquire negative charge. So incoming electron feels repulsion from the negative charge of atom. So we need to supply energy to add this extra electron. Hence the value is positive. फिर मैं कहूंगा क्लासिफिकेशन का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला लेक्चर आज के बाद जरूर देख लेना। ओपन है, जिसके पास लिंक है उनके लिए बिल्कुल ओपन है, और वो उस चीज को बहुत आसानी से वहां पर देख सकते हैं। अब सीखो फैक्टर्स, फैक्टर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मेथड से, और वही जवाब आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। पहला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इस पॉइंट को यहां पर याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज आपसे कहा। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपसे पूछा बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या कम होगी, या किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी कम होगी। अगर ये आपसे पूछा तो आप पहले साइज में अरेंज करोगे, जो आप पिछले 2 दिन से कर ही रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर आपने एटॉमिक साइज लिखा। एटॉमिक साइज कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही ऑर्डर आएगा, और एटॉमिक साइज आ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऑर्डर आपके पास आएगा, ये ऑर्डर बनेगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये ऑर्डर हमारे पास यहां पर बन के तैयार होगा। ये आप ऐसे समझ लो। अच्छा, अब आप मुझे सॉल्व करके दिखाना, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और देखते हैं आपका जवाब क्या रहता है। एटम ए एटॉमिक नंबर 8, एटम बी एटॉमिक नंबर 11, एटम सी एटॉमिक नंबर 6, एटम डी एटॉमिक नंबर 9। अब ये आपके पास है, इनको जल्दी से अरेंज कर दो साइज के बेसिस पे, क्या जवाब बनता है फटाफट अरेंज कर दो साइज के बेसिस पे जल्दी से, क्योंकि धीरे धीरे सही, स्टेप वाइज मैनर में सही सीखना तो है ही ना, और सीखेंगे जरूर। फटाफट करो। एक इसका फैक्टर और होता है, तो हमें जल्दी से उन फैक्टर्स को सीखना है। इसका टेस्ट होपफुली आपका आप इसको ट्यूसडे को मान के आगे बढ़ें। ट्यूसडे का मान को आई थिंक वेडनेसडे ठीक रहेगा आपके लिए, वेडनेसडे ठीक रहेगा। वेडनेसडे के लिए इस चैप्टर के टेस्ट की तैयारी को मेंटेन करना। ओके, मनोज सभी ठीक है? जवाब सबसे पहले हर बच्चा इसको कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिख लेगा। कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखने के बाद फिर साइज में इसको अरेंज कर लेगा। एटॉमिक साइज का ऑर्डर ये जरूरी है, एटॉमिक साइज की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए।
शिवांग, देखते हैं जवाब सही है नहीं। मुझे तो होपफुली थोड़ा सा गलत ही जवाब लग रहा है। लेफ्ट से बी का साइज सबसे बड़ा, बी के बाद किसका साइज आएगा? कार्बन, फिर ए और फिर डी, क्योंकि पहले नंबर ऑफ शेल देखना है, नंबर ऑफ शेल बी में ज्यादा है, बाकी में नंबर ऑफ शेल बराबर हैं, और बाकी में अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो जाएगा इसका उल्टा, बी सी ए डी, यानी एटॉमिक साइज के बेसिस पे डी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। ये पॉइंट यहां पे याद रखो, सबसे ज्यादा और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इस पॉइंट को यहां पर याद रखने की जरूरत। अब जल्दी से यहां पर दूसरा फैक्टर और लिख लो जल्दी से, दूसरा फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये है कि कंप्लीटली फिल्ड, यानी जिनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिनका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, जिनका भी स्टेबल। और स्टेबल में भी याद रखो, ऑक्टेट की सबसे कम, फिर कंप्लीटली फिल्ड और फिर हाफ फिल्ड। जिनका स्टेबल आयनाइजेशन एनर्जी में तो हम ये कहते थे कि भाई जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा नेबर से ज्यादा, या हम सीधा सा कह रहे हैं कि जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। अब जल्दी से एक एग्जांपल देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अरेंज करना है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से यहां पर बनेगा, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। रफ में ही सॉल्व करेंगे। अगर एटॉमिक साइज में अरेंज करते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर आएगा, ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर आएगा। अगर हम यहां पर पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं, तो यहां पर अब इस बात को समझ लो, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अब फाइनल आप सीख रहे हो, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए। कौशल, पिछले टॉपिक तक मैंने कॉन्फ़िगरेशन का नहीं बताया था, अब कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट बता रहा हूं, तो इसीलिए अब इसके हिसाब से सॉल्व करो। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास हो गया। अब एक्चुअल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताने के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और ध्यान रखना है कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वैल्यू सबसे कम, सबसे कम। अब ध्यान से, अब कॉन्फ़िगरेशन तो आप ही देखोगे, नाइट्रोजन कैसा है? हाफ फिल्ड। नियॉन कैसा है? ऑक्टेट है या फुली फिल्ड है, कुछ भी कह सकते हो। तो मैंने यहां पर यह कहा कि जो स्टेबल है वो सबसे कम, और सबसे कम में भी मैंने क्या कहा? ऑक्टेट, कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ऑक्टेट कौन है? नियॉन, सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद कोई कंप्लीटली फिल्ड यहां नहीं है, तो हाफ फिल्ड कौन है? नाइट्रोजन। और जो बाकी बच गया उसको एज इट इज लिख दो, ऑक्टेट को सबसे पीछे, फिर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो हाफ फिल्ड, और फिर जो बच गया उसे ऐसे लिख दो, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसे इस तरह से लिख दो। ये आपका फाइनल ऑर्डर यहां बनेगा, इस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा बच्चों देखो, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वीडियो देखना है, वीडियो लेक्चर देखना है। अगर नहीं होगा तो बताना, मैं लिंक भेजूंगा। जो मैंने आज पढ़ाया है अगर उसको आज की आज देख लोगे तो टॉपिक हमेशा के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लिंक ओपन है, सभी बच्चे उसको देख लें। मैं ये कहूंगा क्लास के बाद बेशक से फास्ट फास्ट से ही एक बार उसको जरूर देख लो। आज की क्लास इतनी रहेगी, मंडे को मिलेंगे, और मंडे को मिलके जो टॉपिक में थोड़ा बहुत बचा है उसको हम फिनिश करेंगे। मनस्वी, मैंने अभी बताया था कि ग्रुप 18 का साइज बड़ा होता है, आप बेशक से उसको बड़ा मान लो, लेकिन ये हम रफ में सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं बार बार यहाँ पे साइज बड़ा कम चेंज करता रहूंगा ना तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सेप्शंस को साइड में रख दिया, क्योंकि ये रफ में सॉल्व करने का मेथड है, ये आपने लिखना नहीं है,
ये आपने रफ में साइड में करना है और फाइनल में आपने आंसर लिखना है, वो ध्यान रखो। हार्दिक तभी कह रहा हूं कि जो वीडियो है आप उसको एक बार देखना, उसमें चार्ज का फैक्टर भी दिया हुआ है। इस वक्त क्योंकि 12th की क्लास है, इस वक्त मैं नहीं भेज सकता क्योंकि वो दूसरा मोबाइल अलग है। आपके पास प्रीवियस लेक्चर हो तो सही, नहीं तो क्लास के बाद 12th की क्लास के बाद मैं आपके पास उस लेक्चर को भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से मीटिंग लीव कर दें। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ हैप्पी वीकेंड।